Hello and good morning everyone. Here I am Siddharth Shukla from class 10th and for the giveaway competition I have prepared the topic of electric motor from the chapter magnetic effects of electric current. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखते हैं कि जो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क होता है वो रोटेशन प्रोवाइड कराना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जैसे कि हम वॉशिंग मशीन, फैन, कूलर इन सब में हम देख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेटरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उसका वर्किंग प्रिंसिपल कि वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। सेकंड उसका कंस्ट्रक्शन कि उसे हम बनाए कैसे, और तीसरा उसका फंक्शनिंग, आखिर वो काम कैसे करती है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। तो जो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी क्या कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसकी रहेगी ये मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई भी कंडक्टर लगा दें और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो मैग्नेट वर्ड आ गया तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब ये तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो जो कंडक्टर है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम कह सकते हैं when an electric current is passed through a conductor, it experiences a force when put in a magnetic field because it itself is an electromagnet। तो इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और दो मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करने से फोर्स जनरेट होता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे उस वहां पर कोई कंडक्टर है और वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स एक रोटेटरी फोर्स है। वो सब कैसे, अभी फंक्शनिंग, अभी उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले दो रेक्टेंगल बनाए, इसके बीच में एक तीसरा रेक्टेंगल। ये तीसरे रेक्टेंगल को हमने जोड़ा स्प्लिट रिंग्स के साथ और वो स्प्लिट रिंग्स जुड़ी रहेंगी कार्बन ब्रशेस के साथ और वो कार्बन ब्रशेस जुड़े रहेंगे एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ। ये रहा 15 सेकंड में ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार। सबसे पहले ये रहा नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है, रेक्टेंगुलर लूप कह सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम होता है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, ये आर्मेचर कॉइल जॉइन हुए दो इन रिंग्स के साथ। हमें पता है रिंग कैसे लिए होता है, इसके साथ हम बीच से काट दें तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसलिए इन्हें कहते हैं हम स्प्लिट रिंग्स। एक ऐसी रिंग जिसे स्प्लिट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, इन्हें कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये दोनों कार्बन ब्रशेस, ये रहा हमारा एक्सटर्नल सर्किट। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टेटर्स और एक रोटर्स। स्टेटर्स वो पार्ट जो हमारे स्टेशनरी होते हैं, जो कोई मूवमेंट नहीं दिखाते। रोटर्स वो जो मूवमेंट दिखाते हैं। सबसे पहले जो हमारे दो मैग्नेट्स हैं वो स्टेटर्स हैं, वो स्टेशनरी रहेंगे, मूवमेंट नहीं दिखाएंगे। आर्मेचर कॉइल का मूवमेंट मस्ट है इलेक्ट्रिक मोटर में, तो ये स्टेटर, ये रोटर है। ये जो स्प्लिट रिंग्स है वो इसी आर्मेचर कॉइल की जो आर्म से जुड़ी हुई है, तो ये भी रोटर्स। ये इन स्प्लिट रिंग्स से एक एक्सल जुड़ी रहेगी, ये एक्सल जुड़ी रहेगी, ये एक्सल भी आएगी रोटर में। कार्बन ब्रशेस हमारे C1 C2 ये स्टेटर आएंगे, ये फिक्स रहेंगे, और जो एक्सटर्नल सर्किट है वो भी हमारा ऑब्वियसली फिक्स रहेगा, स्टेटर रहेगा। अब इसकी फंक्शनिंग देखेंगे, ये स्ट्रक्चर विद लेबलिंग। अब इसके हम देखेंगे फंक्शनिंग। तो एक बाहर जो ये बैटरी लगी है, ये एक वोल्टेज सेट करेगी जिससे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो इसका हम सबसे पहले आर्मेचर कॉइल की नेमिंग देते हैं ABCD। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसी आर्मेचर कॉइल में एक ही जो करंट है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर यूज होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। कैसे? सबसे पहले केस 1 देखो। केस 1 में क्या है, ABC जो करंट फ्लो कर रहा है वो सबसे पहले कार्बन ब्रश C1 पे गया, उसके बाद स्प्लिट रिंग ऐसा हम S1 लिखते हैं, इसे हम S2 S1 पर गया, उसके बाद A फिर B फिर C फिर D ABCD, उसके बाद गया S2 पर, उसके बाद गया C2 पर, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल पर सर्किट कंप्लीट। इस केस में क्या हुआ, AB आर्म पर देखें, नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर हम AB आर्म पर फोकस करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फादर ब्रदर एंड चाइल्ड, फादर से F से कंडक्टर पे जो फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में है, उसके बाद ब्रदर से B मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और चाइल्ड से C मतलब करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है लेफ्ट टू राइट, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो देखेंगे हम हमारा इनटू द पोल जा रहा है, इसका मतलब क्या है AB जो है वो डाउनवर्ड्स है, AB आएगा डाउनवर्ड्स।
सीडी पर देखें बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, थंब आउटसाइड द बोर्ड। इसका मतलब क्या है, सीडी आउटसाइड अपवर्ड आएगा, अपवर्ड आएगा। अब जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो ये सीडी और एबी आर्म्स हैं, ये एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज करेंगी, क्योंकि एबी आर्म ये रही, सीडी आर्म ये रही। जब ये रोटेशन देगी तो सीडी आर्म इस तरफ आएगी, एबी उस तरफ चली जाएगी, तो सीडी इस तरफ आएगी, एबी इस तरफ चली जाएगी। और जो स्प्लिट रिंग्स भी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो जो S2 वाली स्प्लिट रिंग है वो उस तरफ आएगी और S1 वाली इस तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर आएगा केस 2। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में अब इलेक्ट्रिक करंट सीडी में अपसाइड जा रहा है, अब पहले डाउन साइड जा रहा था, अब अपसाइड जा रहा है। तो सीडी आर्म पर देखेंगे अगर हम, तो करंट जा रहा है अपसाइड, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो करंट जो थंब है वो इनटू द बोर्ड। सीडी पे अब लग रहा है डाउनवर्ड, पहले सीडी पे अपवर्ड लग रहा था, अब लग रहा है डाउनवर्ड। एबी पर देखें करंट के फ्लो का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, थंब आ रहा है आउटसाइड द बोर्ड, एबी आएगा अपसाइड अपवर्ड। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो एबी और सीडी आर्म से वहां पर करंट के फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, ये बताइए किसकी वजह से हुआ है। आर्मेचर कॉइल के अलावा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो था हमारा स्प्लिट रिंग्स। जो स्प्लिट रिंग्स है उन्होंने, स्प्लिट रिंग्स जो है उन्होंने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया, इसलिए इनका एक स्पेशल नेम है जो है कम्यूटेटर। तो जो ऑब्जेक्ट जो इस पूरे सर्किट में, इस पूरे स्ट्रक्चर में कम्यूटेटर है वो कौन है, स्प्लिट रिंग्स। अब जब हम देखें एबी और सीडी पर, पहले केस में एबी डाउनवर्ड जा रहा था, तो एबी इस तरफ था, एबी डाउनवर्ड जा रहा था, सीडी अपवर्ड आ रहा था, तो यहाँ पर हमें एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन देखने को मिला। अब सीडी डाउनवर्ड जा रहा है, सीडी डाउनवर्ड जा रहा है, एबी अपवर्ड जा रहा है, इस केस में भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन। इसका मतलब क्या है, जो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है इसकी वजह से हमें कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस एंटी क्लॉकवाइज मोशन देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं। सबसे पहला जो स्प्लिट रिंग्स के बारे में देखते हैं। स्प्लिट रिंग्स का जो इनर सरफेस होता है वो होता है इंसुलेटेड, बाहर वाला सरफेस होता है कंडक्टिंग। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है इससे एक एक्सल जुड़ी हुई है, इसी एक्सल का यूज हम जो फैन को टांगने के लिए कॉमन पर्पस के लिए करते हैं। अगर यही कंडक्टिंग होगी तो एक्सल में करंट फ्लो होगा जिससे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, मतलब पकड़ ही नहीं सकते, झटका लगेगा। बाहर वाला सरफेस होता है कंडक्टिंग, जैसे कार्बन ब्रश से जब करंट आएगा तो आर्मेचर कॉइल तक जाने के लिए उसे कंडक्टिंग एरिया चाहिए जो कंडक्टर हो, तो बाहर वाला सरफेस जो है इसके टच में रहता है और आर्मेचर कॉइल के टच में रहता है। ये इसलिए जो बाहर वाला सरफेस है वो कंडक्टिंग रहता है, इनर वाला सरफेस इंसुलेटिंग रहता है। सेकंड, कार्बन ब्रश में कार्बन ही यूज क्यों होता है, मेटल कोई अदर मेटल यूज क्यों नहीं हो सकता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हमें तो पता है कार्बन ब्रश स्टेटस है, जो स्प्लिट रिंग्स है वो रोटर है, हम पता है। और करंट के फ्लो के डायरेक्शन के लिए एक फिजिकल टच की जरूरत होगी, किसके बीच में, कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग के बीच में। अब स्प्लिट रिंग रोटेट भी कर रही है और फिजिकल टच भी दे रही है, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब फैन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। अगर इसी जगह पे मेटल रहेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन कार्बन या फिर कार्बन प्लस ग्रेफाइट का जो मिक्सचर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे वो मेल्टिंग अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट का वर्ड यूज हुआ है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। क्यों करा सकता है, हमें ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पता है जिसमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन उसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो देती है लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो जाएगा, और पता है जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। चौथी चीज, यहाँ पर ब्रश शब्द का यूज क्यों किया गया है, यहाँ पर स्लैब ब्रेक कोई अदर शब्द का यूज क्यों नहीं किया गया है। ब्रश इसलिए क्योंकि हमें एक चीज पता है, विलाई शब्द का प्रयोग हमने विलाई शब्द में पता है, लैब प्रोसेस में पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है। क्यों, क्योंकि मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है। बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे। कार्बन ब्रश में जो ब्रशेस होते हैं या फिर विलाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका यूज क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है, कार्बन ब्रश से स्प्लिट रिंग में मैक्सिमम करंट जाए, जब वहां से लौट के आए तो मैक्सिमम करंट को एब्जॉर्ब कर सके स्प्लिट रिंग से कार्बन ब्रश में, ये होता है इनका पर्पस। अब जो फैक्टर्स इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे रोटेटिंग मूवमेंट को, जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है उसे अफेक्ट करते हैं, उसे एनहांस कर सकते हैं, वो रहे 3, बेसिकली 3 होते हैं। पहला चीज है उसका अमाउंट ऑफ करंट, जितना करंट है, अगर हम करंट के अमाउंट को बढ़ा दें, करंट के अमाउंट को बढ़ा दें, जिससे क्या होगा, जो आर्मेचर कॉइल है वो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज, उसका जो मैग्नेट के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ा दी जाए। और तीसरा क्या है, और तीसरा एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाए तो आर्मेचर कॉइल में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी। ये रहे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी जो रोटेटरी मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू।